औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 9 CS304। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, आउटसाइड द क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, इस लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ, थोड़ी अगर लंबी वीडियो हो भी जाए तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़े थे। ठीक है, आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़े थे, आप लोगों ने मेंबर्स फंक्शन पढ़े हैं, आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर भी पढ़े होंगे जो मैंने आपको वीडियो रेफ़र की थी। ठीक है, आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक चीज़ आपको बता दूँ। हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं, राइट, PTR। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, पिछले लेक्चर्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना पॉइंटर्स क्या होते हैं स्टार्टिंग में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं। ठीक है, ऐसे इस वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम जस्ट पॉइंटर को डिक्लेयर करके ही इसको ऐसे छोड़ दें, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए हमेशा। अगर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं रख रहे तो एक कीवर्ड होता है नल। ठीक है, या तो आप नल रख दो और दूसरा कीवर्ड होता है हमारे पास नल PTR। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड आपकी बुक में नल है। ओके, तो नल रख दो, चाहे किसी भी टाइप का पॉइंटर है ना, चाहे यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है तो भी नल रख दो। ठीक है, तो हमेशा अगर आप लोगों ने जस्ट डिक्लेयर करके इसको छोड़ना है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर नहीं स्टोर करना, कोई भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट नहीं करवानी, तो आपने क्या करना है, इसको नल इनिशियलाइज़ करवा देना, नल के साथ इनिशियलाइज़ करवा देना। दूसरी बात, अब इनिशियलाइजेशन क्या होती है और असाइनमेंट क्या होती है, आपको दो चीज़ें का पता होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम पे ही अगर आप कोई वैल्यू देते हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इंट x लिखा और इसी टाइम पे, डिक्लेरेशन के टाइम पे मैंने उसको कोई वैल्यू दे दी, तो ये क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, असाइनमेंट। असाइनमेंट का भी आपको पता होगा, आपने जस्ट डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, ठीक है, लेकिन आप बाद में किसी प्रोसेसिंग के बाद, कोई दूसरी लाइन्स ऑफ कोड के बाद में जाके आप उसको कोई वेरिएबल दो ना, उस वेरिएबल को भी आप वैल्यू दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें उसी टाइम पे उसको कोई वैल्यू दे दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट क्या होती है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देना और बाद में इसको कोई वैल्यू दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स की टाइप क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट की, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेंबर्स ले रहा हूँ स्टूडेंट के। फॉर एग्जांपल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ और इंट एज ले रहा हूँ, और सॉरी एज नहीं, मैं उसका रोल नंबर ले लेता हूँ, रोल नंबर, और उसका फ्लोट CGPA। ठीक है, मैंने इसका नाम CGPA ले लिया एक। ठीक है, मैंने ये 3 उसके मेंबर्स ले लिए, स्टूडेंट के यही हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आपने बेसिकली, जो मैंने आपको वीडियो रेफर की थी वहाँ पे भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल फंक्शंस विच आर द सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है, आप लोगों को जो मैंने वीडियो रेफर की थी, आप लोगों ने शायद वो पढ़ी होगी, वो देखी होगी। तो उसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, जो आपका क्लास का नेम है ना, जो आपके क्लास का नेम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। जो आपके क्लास का नेम है वही आपकी कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, सेम नेम एज द क्लास नेम। पहली बात। दूसरी बात क्या है, पहली बात क्या है, सेम नेम एज द क्लास नेम। दूसरी बात क्या है, दे आर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन मतलब उनके साथ ये ब्रैकेट लगेगी। और तीसरी बात क्या है, दे आर ऑलवेज पब्लिक। ठीक है, हमेशा पब्लिक होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें अब क्या करना है हमने, इनको पब्लिक होते हैं पहली बात,
दूसरी बात क्या है, सेम नेम एज द क्लास नेम होते हैं, ठीक है। और हमने ये ब्रैकेट्स लगा दी और ये ओपन कर दिया, तो ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। और कब कॉल होता है, व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब आप उनको क्या करते हो, हमेशा पब्लिक होते हैं, वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ओके। तो ये चीज़ें थी कुछ जो मैं आपको बताना चाहता था। आपको पता होंगे अगर आपने पिछले कोर्स में पढ़ी हैं। और वो करते क्या हैं, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हमारे कंपाइलर के पास ना बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर पड़ा होता है, ठीक है। हमारे कंपाइलर के पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर पड़ा होता है, ओके। मैं अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ स्टूडेंट std, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इम्प्लिसिटली, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो हमारा कंपाइलर कॉल करता है। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा कंपाइलर खुद कंस्ट्रक्टर बनाएगा, क्योंकि मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, ठीक है। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते ना, तो हम क्या होता है, वहाँ पे हमारा कंपाइलर खुद बना देता है। अब यहाँ पे कंपाइलर ने क्या किया है, खुद कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है, खुद कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब हम चाहते हैं कि हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएं, लेकिन जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, तो कंपाइलर का जो कंस्ट्रक्टर था ना, वो डेड हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊँ ना, तो ये मेरा अपना कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ओके। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर यूज़ किस लिए होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे करूँगा, उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई वैल्यूज़ दूंगा, राइट, जो मैंने आपको बताया। उनको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है, ओके। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसके अंदर हम हमारे जो मेम्बर्स होते हैं क्लास के, अगर हम ना लिखें ये, तो बाय कंपाइलर हमारा क्या करेगा, हमारा कंपाइलर इनकी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। अगर नेम पॉइंटर है तो नल, अगर रोल नंबर है तो क्या करेगा, रोल नंबर है तो 0, अगर CGP है फ्लोटिंग टाइप की तो 0.0 से सेट कर देगा, ठीक है। मगर कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटरनली हमारा कंपाइलर ये काम कर रहा है, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये काम कर रहा है, ओके। और CGPA = 0. ओके, हमारा इंटरनली कंपाइलर ये काम कर रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसको मैं रन किया, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला, अभी आपके सामने कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अभी आपके सामने कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ओके, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दी थी। देखो जैसे ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रक्टर होते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वो भी सेम नेम एज द क्लास नेम होते हैं, ठीक है। वो भी फंक्शन होते हैं, लेकिन उनके साथ एक स्पेशल सिंबल होती है, ये वाली, ठीक है, टिल्डे इसको हम बोलते हैं। आपके कीबोर्ड पे एस्केप, आपका जो है ना लेफ़्ट साइड पे टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड पे, उसके नीचे वाला बटन है शिफ्ट और प्लस वो वाला बटन, उसके बाद सेम नेम एज अ क्लास नेम फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो अब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल होता है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, लेकिन जैसे ही हमारा कंट्रोल यहाँ से बाहर गया तो ये डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। देखना, अब मैं इसको रन करूँ तो मतलब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैंने एक और यहाँ पे एक स्कोप के अंदर बना दिया स्टूडेंट std, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, देखो
इसका कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, ठीक है। अब एक इसके बाद मैं एक और बनाता हूँ, स्टूडेंट एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका डिस्ट्रक्टर कहाँ पे यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे। इसी तरह इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा और इसका डिस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे, यहाँ से बाहर जा रहा ना ये। और इसी तरह इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा और इसका डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब अगर आप लोग गौर से देखो तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल, यहाँ पे भी प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका दोबारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल और यहाँ पे इसका इसका डिस्ट्रक्टर कॉल और इसका डिस्ट्रक्टर कॉल, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आउटसाइड इस ऑब्जेक्ट के हैं। इन दोनों का स्कोप क्या है, ये वाली दो ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसका स्कोप क्या है, ये वाली दो ब्रैकेट्स। ये बात याद रखना। अगर इस तरह का आपके पास एमसीक्यूज आए ना तो आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या आ रहा है। देखो पहले क्या हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर कॉल आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट ये वाला बनाया, उसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे ही स्कोप से बाहर गया तो क्या आ गया, डिस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसका क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल। अब उसी का डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। तो क्या है ये, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, यहाँ पे, और डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की कुछ टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं और हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही हमारे पास यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही हमारे पास यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अब यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है ना, लेकिन हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इन मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करेगा, इनकी वैल्यूज़ को असाइन करेगा। अब हम डायरेक्टली थोड़ी जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसका नेम एक्सेस कर सकते हैं, ना ही इसका रोल नंबर, ना ही इसकी सीजीपी है, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो क्या करे जो क्या करे, हमारे इन मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करवा दे। क्या करे, इन मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करवा दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। मैंने कहा एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, उसमें क्या करो, पैरामीटर्स पास करो। मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स एन, और मैंने कहा इंट रोल नंबर के लिए आर, और मैंने कहा फ्लोट सीजीबी के लिए सीजी, ठीक है। मैंने कहा क्या करो, वही सिंपल काम जो मैंने पहली वाली वीडियो में किया था, इसको कॉपी करो यहाँ से, ऐसे यहाँ पे पेस्ट करके इसको एन के इक्वल कर दो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रोल नंबर जो है हमारा क्लास का, उसको इस आर के इक्वल कर दो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो CGP है उसको इस C के इक्वल कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट STD, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी के लिए मैं डिस्ट्रक्टर को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं इसको अगर रन करूँ, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। अब दोबारा देखो गौर से, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब जैसे ही मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट किया, अब हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हमारा कंपाइलर तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, अपना कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, अपना कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा कंपाइलर हमें एरर थ्रो करेगा। देखना आप लोग, हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, हमने उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे आर्गूमेंट्स पास करने हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड 3 आर्गूमेंट्स 0 प्रोवाइडेड, ठीक है। कितने आर्गूमेंट्स है हमारे पास, 3 आर्गूमेंट्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन हमने प्रोवाइड 0 किया है। हमने यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे आर्गूमेंट्स प्रोवाइड कर देने हैं। देखो अगर मैंने नेम, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कैरेक्टर पॉइंटर है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा तैमूर। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके बाद रोल नंबर का पूछ रहा है, तो मैंने कह दिया जी 51, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है जी, CGPA। देखो ये यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी, इसको मिलेगी, ये इसको साइन कर देगा, और ये हमारी क्लास का मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने रोल नंबर लिखा है तो ये इसको साइन कर देगा, ये भी हमारी क्लास का मेंबर है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्लोट CGP है, ये भी इसको साइन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास 3.9 मैंने लिखा, ठीक है। तो अब हमारे पास कंपाइलर हमें एरर
नहीं देगा। अब आपके पास एक वार्निंग तो आती है, आपको मैंने बताया था इस वार्निंग को कैसे हम रिमूव करते हैं, ठीक है। हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं #pragma gcc diagnostic ignored, ओके, एंड देन -w राइट स्ट्रिंग्स। मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग की क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी होती है। अब हमारे पास कंपाइलर में कोई भी वार्निंग नहीं आएगी, हमारे पास सही साफ़ सुथरा कंपाइलर चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, इनको क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ करवा दिया, ओके। मैंने इनको क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा कमेंट आउट हटा दूँ, कमेंट से हटा दूँ, अब क्या होगा अगर मैं इसको कोई वैल्यू ना भी दूँ। मैंने कहा स्टूडेंट, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यूज़ अगर ना दूँ इसको, तो क्या होगा, अब हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कौन सा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, देख लेना हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। दोबारा देखो हमारे पास कौन सा कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल, वो कौन सा, डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट। मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट std2, इसको 1 कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 2 कह दिया। अब इसको मैंने वैल्यूज़ दी, कोई एज दी 21, ओके। फॉर एग्जांपल एज नहीं, यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर है 21, और यहाँ पे मेरे पास 3.9 CGPA है। यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज्ड। मैंने उसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दी थी, जो क्या करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये कौन सा करेगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। तो 2 दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, एक डिफ़ॉल्ट, एक पैरामीटराइज्ड। ये आपको पता होना चाहिए एज ए गुड प्रोग्रामर, ओके। अब मैं इसको रन किया तो क्या आया, आउटपुट में क्या आया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं हमारे पास, हम कंस्ट्रक्टर को और क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अगर कमेंट आउट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा कंपाइलर हमें एरर थ्रो कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने भाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो उसको ख़त्म कर दिया है। हमें पता है हमारा कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है इम्प्लिसिटली, लेकिन हमने अपना कंस्ट्रक्टर लिख दिया है। उसने क्या किया है, जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था ना, सॉरी, जो कंपाइलर ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो हमने अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा उसको क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। स्पेशल फंक्शन, सेम नेम एज अ क्लास नेम, वो सब कुछ आप उन्हें पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, अब आपको पता होगा ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ओवरलोडिंग हम कहते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है ना, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए, लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। फंक्शन का नेम जो है ना वो सेम होना चाहिए, लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब क्या है इस फंक्शन का नेम, स्टूडेंट का नेम क्या है, फंक्शन का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है ना स्टूडेंट। अब इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मैंने आपको पहले बताया इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास स्टूडेंट है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, 0। इसके अंदर कितने हैं, 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है ना, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन हो, लेकिन हाँ आप उसके अंदर क्या करो, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हों वो डिफरेंट हो। अब देखो मैं आपको एक एक एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा नेम को रख दो नल, ठीक है, और मेरा रोल नंबर है उसको रख दो 0, और मेरी जो CGPA उसको रख दो 0.0, ठीक है। अब मैंने आगे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्टर विथ 0 पैरामीटर इज कॉल्ड, ओके। अब मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे स्टूडेंट, इसके अंदर जस्ट मैंने एक ही पैरामीटर भेजा। मैंने कहा नेम को रख दो n में, और मैंने कहा हमारा जो रोल नंबर था उसको फ़िलहाल 0 ही रखो, ठीक है, और जो हमारी CGPA थी उसको 0.0 ही रखो। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट कंस्ट्रक्टर विथ
विथ वन पैरामीटर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, ओके। और मैंने एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने कहा स्टूडेंट कैर स्टैरिक्स, इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर भेज दिए, इंट रोल नंबर भी भेज दिया। मैंने कहा नेम में रख दो ये वाला n, क्योंकि अब मैंने रोल नंबर भी भेजा हुआ, यहाँ पे मैंने रोल नंबर नहीं भेजा था, और मैंने कहा रोल नंबर में ये रख दो r। और मैंने कहा जो अब मैंने तीसरा पैरामीटर तो भेजा नहीं, मैंने कहा फिलहाल आप ना CGP है उसको आप 0.0 ही रहने दो। और यहाँ पे मैंने क्या सी में लिख दिया, कंस्ट्रक्टर with 2 parameters is called, ओके। तो मैंने क्या लिख दिया, कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स इज कॉल्ड। अब एक और मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे इसकी जस्ट सी आउट स्टेटमेंट ही चेंज कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर, मैंने कहा कंस्ट्रक्टर विद 3 पैरामीटर्स इज कॉल्ड, ठीक है, जस्ट सिंपल मैंने ये कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर इज कॉल्ड। और यहाँ पे कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टर विद 3 पैरामीटर इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल भी करिए, मेरा स्टूडेंट STD। अब यहाँ पे कौन सा होगा, 0 पैरामीटर वाला, क्योंकि मैंने पैरामीटर नहीं दिए। तो आपके सामने आउटपुट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर इज कॉल्ड, ठीक है। अब अगली दफ़ा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगली दफ़ा क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा स्टूडेंट STD, इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ। मैंने कहा इसको दो कुछ पैरामीटर तैमूर के नाम पे, ठीक है, ओके। मैंने इसको रन किया तो इसने कहा कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर इज कॉल्ड और कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो, ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि मैंने पहले में कोई पैरामीटर नहीं दिया, कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, तो उसने वो वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, मैंने इसको कोई पैरामीटर दे दिया, कोई वैल्यू दे दी, तो उसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पे अगली दफ़ा हमने स्टूडेंट STD 3 कर दिया, मैंने कहा तैमूर, ओके। और मैंने कहा इसकी एज जो है, और एज कह रहा हूँ, उसका जो रोल नंबर है 21, और इसकी CGP है अभी के लिए नहीं सेट करता, जस्ट मैंने वो वाला कंस्ट्रक्टर। अब कौन सा होगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग इसके, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आउटपुट में क्या आया, कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर इज कॉल्ड, और कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 पैरामीटर भेज दिए, कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स इज कॉल्ड, ठीक है। अब अगली दफ़ा मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टूडेंट STD 4 के नाम से, मैंने इसके अंदर तीनों के तीनों पैरामीटर भेज दिए, 21, उसके बाद 3.9। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो वह है ना 1, ये क्या है 2, और ये क्या है 3, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ही हमारे पास आउटपुट आएगी, ओके। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर विद 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हम इसको, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। एक मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, वॉइड डिस्प्ले, ओके। इसके अंदर मैं सारा कुछ डिस्प्ले कर देता हूँ, नेम भी, जो हमारे स्टूडेंट का नेम होगा, और हमारा रोल नंबर, जो हमारे क्लास का रोल नंबर है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट का रोल नंबर है जो। उसके बाद मैंने क्या लिखा, CGPA, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया CGPA को भी। अब मैं यहाँ पे हर क्रॉसपॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के बाद इसको कॉल कर लेता हूँ। पहले मैंने कहा STD 1 के लिए कॉल कर लो डिस्प्ले को, मैंने कहा STD 2 के लिए कॉल कर लो डिस्प्ले को, मैंने कहा STD 3 के लिए कॉल कर लो डिस्प्ले को, और STD 4 के लिए भी कॉल कर लो डिस्प्ले को, STD 4 को भी कॉल कर लो डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पे एक दो लाइन ऐड कर देता हूँ ताकि हम बचे रहें, थोड़ी सी स्पेस आती रहे, सी आउट एंडल, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, आपको दिखाता हूँ। अभी पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 0 वाला, उसने उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है। अभी यहाँ पे हुआ क्या डायरेक्टली, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल गई हैं सारी, पहली बार ही इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल गई हैं।
तो अगर मैं std1 को डिस्प्ले करूँ तो हमारा सारा कुछ ही डिफ़ॉल्ट के साथ ही इनिशियलाइज़ हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ फ़िलहाल के लिए और मैं अगर ये प्रोग्राम रन करूँ तो अब इस केस में क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। इस केस में भी कुछ इस तरह की गड़बड़ ही आ गई, लेकिन देखो उसने एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रिंट तो कर दिया। देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, देखो मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 वाला कॉल किया, फिर कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर हुआ कॉल यहाँ पे नीचे वाला ये वाला। उसके बाद इसने 1 पैरामीटर का जो कंस्ट्रक्टर था ना उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। मैंने 1 पैरामीटर में क्या भेजा, अपना नाम, रोल नंबर 0 है, CGPA 0 है। कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर इज कॉल्ड स्टूडेंट 3 के लिए, तो उसने कहा नेम तैमूर और रोल नंबर 21, ठीक है। और स्टूडेंट 4 के लिए उसके बाद उसने क्या किया, फिर 3 पैरामीटर्स उसने खाली क्या किया, देखो आप इसके क्रॉसपोंडिंग देखो ना, आप ये देखो तैमूर है और रोल नंबर 21 है और CGPA 3.9 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये सब कुछ हम इतना लंबा लिखने की बजाय हम एक काम और भी कर सकते हैं, वो क्या है, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मल्टीपल x कोमा फिर y कोमा z कोमा a कोमा b, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं और उनके क्रॉसपोंडिंग हम उनके कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा std1 और जो std2 है ना कोमा के बाद इस तरह कर दो उसको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद मैंने कहा std3 को भी कर दो, std3 को, और मैंने यहाँ पे std3 को भी यहाँ पे कोमा लगा के, ठीक है, कोमा लगा के हमेशा, और इस तरह std4 को भी कर दो, ठीक है, std4 को भी कर दो, कंट्रोल X, और मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, जहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और मैं यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये सारा कुछ क्या हो गया, एक ही लाइन में मैंने कर दिया, थोड़ी सी सफाई सी होगी, ठीक है। ओके, तो ये क्या कर दिया मैंने, एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, और मतलब लिख दिया। ओके, अब अगर मैं रन करूँ तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट वही है जो हमारे पास आ रहा था, 0 पैरामीटर इज कॉल्ड, 1 पैरामीटर 2 एंड 3, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो अब भी ये मैंने सारा कुछ क्या लिखा है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल किया, अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाया। तो क्या ऐसा कोई हल है मैं एक ही मरतबा करूँ और ये सारे उसी से रिप्लेस हो जाएँ, ये सारे के सारे उससे रिप्लेस हो जाएँ? तो क्या है, मैंने कहा एक और कंस्ट्रक्टर लिख लिया यहाँ पे, मैंने कहा कैर स्टैरिक्स n को उसी टाइम पे नल कर दो, और मैंने कहा इंट रोल नंबर है उसको क्या कर दो, 0 कर दो, और मैंने कहा क्या उसे कहते हैं, मैंने कहा उसके बाद क्या मेरे पास CGPA फ्लोट C है उसको 0.0 दे दो, ठीक है। ओके, अब ये सारे कंस्ट्रक्टर इन सब के साथ रिप्लेस किए जा सकते हैं, इन सब के साथ, ठीक है। ये सारे कंस्ट्रक्टर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जस्ट एक ही कंस्ट्रक्टर लिख लिया और ये सारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे, इस सारे कंस्ट्रक्टर्स के साथ, ठीक है, इनके साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, अब ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं सारे यहाँ से रिमूव कर दूँ ना, सारे यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आने वाला। देखो मैंने कहा कि लेकिन एक केस में एरर आएगा। अब ये क्या हो गया, हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन चुका है। कैसे, बताता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास शायद एरर आ जाए। जी, एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एम्बिग्यूअस आ गया। एम्बिग्यूअस क्या होता है, आपके क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, आपने एक और बना दिया। वो कैसे भाई, हमने इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी ना, नल कर दिया, 0 कर दिया, 0.0 कर दिया। लेकिन अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे तैमूर रख दिया, अब क्या होगा, अब भी एरर आएगा, ठीक है। वही चीज़ आ गई क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनको सेट कर दी हुई हैं। तो हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही उनको नल कर दिया, 0 और 0.0 कर दिया, और ये वाला यहाँ पे अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये वही काम है जो हम सिंपल एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखते थे। ओके, ये वही काम है हमारे पास। अब होगा क्या, अब हमारे पास, अब मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिखी तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी हमारे पास है हम वहाँ पे उसके मुताबिक वो 3 कंस्ट्रक्टर जो थे ना उनको इससे रिप्लेस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपकी बुक के ऊपर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। चलो अब हैंडआउट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है उससे पहले देखो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पे जस्ट सिंपल यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर और विद ऑल पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर, अगर मैं यहाँ से पैरामीटर्स हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो ये क्या है, तो ये क्या है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है।
ठीक है, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर विथ ऑल पैरामीटर्स विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। मतलब अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, विथ ऑल पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। उन दोनों को हम क्या कहेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उन दोनों को हम क्या कहेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ़ वी डू नॉट डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर विल जनरेट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते ना तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर बना देगा। Compiler generated default constructor is called implicit and user written default constructor is called explicit। जो compiler constructor generate करता है उसको हम क्या कहते हैं, implicit, और जो user बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, explicit। This compiler generated default constructor initialize the data members to their default values। मैंने आपको दिखा दिया था, name है तो null कर देगा, age है तो 0 कर देगा, इंट है तो 0, फ्लोट है तो 0.0, ठीक है, करेक्टर पॉइंटर है तो 0, स्ट्रिंग है तो उसको खाली स्ट्रिंग दे देगा। इफ़ वी हैव गिवन एनी कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास वेदर इट इज़ आवर ओन एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और आवर ओन कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, तो क्या होगा, कंपाइलर विल नॉट क्रिएट इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हमने अपना कंस्ट्रक्टर दे दिया है ना, अपना कंस्ट्रक्टर दे दिया तो कंपाइलर का जो इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। वो उसने यही यहाँ पे एग्जांपल दी, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर इंटरनली ये हमारे लिए कर रहा है। देखो उसके क्लास मेंबर रोल नंबर को 0 कर दिया, जीपीए को 0.0 कर दिया, नेम को नल कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है, वी कैन राइट कंस्ट्रक्टर्स विद पैरामीटर्स एज वेल। दीज पैरामीटर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स विद यूजर सप्लाइड वैल्यूज, ठीक है। उसने ओवरलोड किया सबको। देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विद 2, विद 3, वही काम इसने यहाँ पे किया पब्लिक के अंदर, उसको यहाँ पे डिफाइन किया। आउटसाइड द क्लास कैसे करते हैं आपको पता है ना, सिंपल, जैसे हम फंक्शन को कर रहे थे, यहाँ पे रिटर्न टाइप चूँकि इसकी नहीं है तो हमने यहाँ पे जस्ट रिटर्न टाइप को अवॉइड कर लेना, बाकी सारा कुछ वही काम है जो आपको मैंने बता दिया था। मैंने आपको आई थिंक जो वीडियो रेफर की थी उसमें भी बताया था, ठीक है। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पे क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। अब इनको सबको किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है, ये देखो इसको किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है, इन सारे कंस्ट्रक्टर के, कहते हैं इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑल 3 कंस्ट्रक्टर जो हमने अभी ऊपर लिखे थे इन सब के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया, आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट ख़त्म हो गया आपका ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है, मैं डिस्ट्रक्टर भी लिखा रहने देता हूँ फिलहाल। अगला हमारे पास टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, ठीक है। मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है std, ठीक है, इसको 1 का नाम दिया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है और क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर ना 2 स्टेजेस पे कॉल होता है। पहली क्या है, जब आपके पास ना, जब भी आपके पास कोई भी आप ऑब्जेक्ट, क्या चीज़, क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर भेजो। क्लास का ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन में, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन के अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भेज दिया ना, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट ओबीजे। क्लास का ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन में आप लोग एज अ पैरामीटर भेजो और वो कॉल बाय वैल्यू हो, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और वो क्या हो, कॉल बाय वैल्यू हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उस स्टेज पे क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, दूसरी दफ़ा, जब आप एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले बना हुआ है, और उस न्यू ऑब्जेक्ट को क्या करो आप, यहाँ पे नीचे मैं न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट std मैंने लिख दिया, यहाँ पे ओ लिख दिया मैंने, चलो यहाँ पे मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल std। आप क्या करो, न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ 1, और आप उसको क्या करो, किसी प्रीवियस ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवा दो। मैंने आपको बताया था ना इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, असाइनमेंट क्या होती है। तो आप क्या करो, उसको किसी प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवा दो,
तो भी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ लग गई। अब और क्या है, इस तरीके से भी हो सकता है। एक और सिंटैक्स है, वो क्या होता है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। स्टूडेंट लिखा ना, स्टूडेंट, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बनाया, उसके अंदर आपने क्या किया, एक स्टूडेंट प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया हुआ था std1 उसको भेज दिया। ठीक है, तो उस स्टेज पे भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये दो तरीके होते हैं, दो सिंटैक्स होते हैं। पहला क्या है हमारे पास, एक ये सिंटैक्स है। ठीक है, दोबारा देखो आप लोगों ने क्या किया हुआ है, एक ये आपका, ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या किया है, एक तो ये सिंटैक्स है लिखने का, दूसरा सिंटैक्स क्या, मैं दूसरा सिंटैक्स लिख रहा हूँ, या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और मैंने यहाँ पे और लिख दिया, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो obj इक्वल्स टू std1। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी सिंटैक्स उठा सकते हो, तो भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पहले कब कॉल होगा, जब आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पास करो। दूसरे नंबर पे आप प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको इनिशियलाइज कर दो। ये प्री एग्जिस्टिंग है ना, ये पहले से बना हुआ है। इसके दो तरीके होते हैं इनिशियलाइज करने के, ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं। ये पहले से बना हुआ है, हमने इसको क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज कर दिया हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इस स्टेज पे भी क्या हो जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे सेटर गेटर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वॉइड सेट नेम, चलो बाद में लेंगे हम इसको। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, तीनों पैरामीटर भेज रहा हूँ, कैर स्टैटिक एन इक्वल्स नल, मैं इनको नल कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ही नल कर रहा हूँ, इंट आर इक्वल्स 0 कर दिया मैंने। ठीक है, और मैंने कहा जी फ्लोट, फॉर एग्जाम्पल CGPA मैंने सी कहा 0.0। ठीक है, ताकि मेरे पास एरर ना आए, क्योंकि मैं अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ मेरे पास एरर ना आए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम को कर दिया एन के इक्वल, और रोल नंबर को कर दिया आर के इक्वल। ठीक है, और मैंने CGPA को कर दिया ये वाला सी के इक्वल। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई पैरामीटर ना भेजूँ तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी। आप देखो मैंने कोई पैरामीटर नहीं भेजा, मैंने कहा std1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर लिया। ठीक है, मैंने भी कोई पैरामीटर नहीं भेजा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कॉल हो जाएंगी। डिस्प्ले के फंक्शन जब मैंने कॉल किया ना, तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे बस देखो, नेम नल हो गया, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करने वाला। अगर मैं नेम को लास्ट पे नल रखता हूँ तो भी उस केस में शायद ये चल जाए, लेकिन नेम को ही इसने नल कर दिया, आगे चला ही नहीं कंपाइलर, थोड़ा सा इशू कर रहा है। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कहा आप लोगों से, प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ इनिशियलाइज कर दो। देखिए मैंने इनको कोई वैल्यूज दे दी। अब आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ऐसे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मेरी जो रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल 51 है, और मेरा रोल नंबर 3.9 CGPA है फॉर एग्जांपल। अब देखो ये क्या हुआ, एक मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया std1 डॉट डिस्प्ले। मैं इसको रन करूं तो मेरे पास ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं हुई, अब ये वाली वैल्यूज़ ये पिक कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पैरामीटर्स में भिजवा दी थी। ओके, अच्छा अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कॉपी करता है आपके ऑब्जेक्ट के हर एक मेंबर को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देगा। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट std2 को रख दो std1 के इक्वल, सॉरी std1 को रख दो std2 के इक्वल, इसको इसमें असाइन करवा दो, इनिशियलाइज करवा दो। यहाँ पे क्या चीज़ कॉपी हो रही है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे std2 का डिस्प्ले मेथड कॉल करूँ तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो जो मैंने वैल्यू std1 में दी थी ना, वही वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, वही वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। ओके, देखो आप लोग यहाँ पे क्या हुआ, वही वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे दी थी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही वैल्यूज़ कॉपी होगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आपका कंपाइलर इम्प्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर आपके कंपाइलर ने कॉल कर लिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब देखो इसका कोड कैसा होता है, इसका कोड ऐसे होता है, स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इसका कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको
कंस्ट्रक्टर जैसे हम लिखते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टर का नेम आपको पता है, वो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना, सेम नेम एज अ क्लास नेम, ठीक है। इसका भी सेम नेम एज अ क्लास नेम, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। वो क्या होती है? देखो उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं। वो क्या है? आप इसके अंदर एक कांस्टेंट टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हो। अब आपकी क्लास का नेम क्या है? स्टूडेंट है, तो आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। और वो क्या होगा? रेफरेंस टाइप का होगा, SAOBJ, ठीक है। किस टाइप का होगा? रेफरेंस टाइप का होगा, ओके। किस टाइप का होगा? रेफरेंस टाइप का होगा, ओके। आप क्या करते हो? यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हो उसका एज अ पैरामीटर, तो वो किस टाइप का होगा? कांस्टेंट रेफरेंस टाइप का होगा, ठीक है। अब किस टाइप का होगा? कांस्टेंट रेफरेंस टाइप का। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने जस्ट डिक्लेयर किया ना यहाँ पे, इसको इसको जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया, अब इसको आउटसाइड द क्लास कैसे कॉल करते हैं वो आपको पता है। मैं सब कुछ अब आउटसाइड द क्लास ही करूँगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? आउटसाइड द क्लास ही है, ठीक है। मैंने कहा कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो ये वाला, इसके अंदर क्या है? कैर स्टैटिक n इक्वल नल है, और सॉरी इंट रोल नंबर इक्वल 0 है, और फ्लोट CGC इक्वल 0.0 है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सिंपल अपना नेम इक्वल्स टू n कर दिया, रोल नंबर इक्वल्स टू R कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? अपना CGPA 0.0 कर दिया, ठीक है, ओके। तो हम इसको आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ हम आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं, आपको पता है। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन की है, वो कैसे की है? यहाँ पे क्लास का नेम कोलन कोलन फंक्शन नेम, क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब हम इसको कैसे करेंगे? इस डिस्प्ले फंक्शन का आउटसाइड द क्लास, मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसको आउटसाइड द क्लास करना चाहता हूँ, तो क्या सिंटैक्स था? पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास नेम, ठीक है, और फिर कोलन कोलन, फिर फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है मेरे पास? डिस्प्ले। और मैंने यहाँ पे सारा कुछ पुट कर दिया, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको जो वीडियो रेफ़र की थी वहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहिए कि आप हमेशा इसको आउटसाइड द क्लास ही यूज़ करोगे, क्योंकि हमारी बुक में अब जो है ना, वो आउटसाइड द क्लास ही सब कुछ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी यहाँ पे क्या करता हूँ? स्टूडेंट का अभी बना के जस्ट डिक्लेयर करके इसको क्या कर देता हूँ? यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉन्स्ट स्टूडेंट रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट भेज देते हैं। अब जस्ट यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख के, सॉरी यहाँ पे आप पैरामीटर की जस्ट वेरिएबल लिख के ना, वेरिएबल की डेटा टाइप लिख के, जैसे स्टूडेंट की डेटा टाइप लिख के यहाँ पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप उसका ऑब्जेक्ट का नेम भी यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन आपकी चॉइस है। जैसे आप यहाँ पे सिंपल ऐसे भी कर सकते हो इसको, कैर स्टैटिक्स इक्वल्स नल और इंट इक्वल 0, ठीक है। ये भी अलाउ है C++ के अंदर, आप जस्ट ऐसे भी अलाउ है, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे? अब देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे फिर इसको नहीं देनी पड़ेंगी वैल्यूज़, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ऐसे भी अलाउ है हमारे पास, ओके। अब मैंने कुछ इनको डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं किया ना, मैंने डायरेक्टली इसको कॉल कर लिया हुआ है। इसको लिंकर एरर आ रहा है। अब मैं आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड दिखाने वाला हूँ। दोबारा क्लास नेम कोलन कोलन फंक्शन नेम, कौन सा फंक्शन? कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये वाला। मैंने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट एंड OBJ, इसका नाम रख दिया मैंने। अब हमने क्या करना है? इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो उसमें कॉपी कर देना। अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो हम यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जेक्ट भेजते हैं ना, इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, वो क्या होता है? हमारा राइट हैंड साइड ऑपरेंड होता है। आपको पता है ना राइट हैंड साइड ऑपरेंड क्या होता है? आपको पता होगा। हमारे पास एक प्लस का ऑपरेटर है, ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड, और ये क्या हमारे पास राइट हैंड ऑपरेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड, ओके। तो इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जो हम इसके अंदर पैरामीटर भेज रहे होंगे ना, वो क्या होगा? हमारे पास राइट हैंड साइड ऑपरेंड होगा, क्योंकि देखो जब हम नीचे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास? राइट हैंड साइड ऑपरेंड। दूसरा तरीका क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का? std2 में रख दो std1 को, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है आपको मैंने नीचे लिखा है,
इस तरह भी अलाउ, लेकिन अब इसको लिंकर एरर शायद आए क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, बल्कि ये रन हो गया, ठीक है। इस तरह भी अलाउ है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह भी अलाउ है, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे सॉरी सी करना था, ओके। दोबारा रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमने कॉपी वैल्यूज़ की थी वो इसके अंदर भी आनी चाहिए। नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ गई आई थिंक। गार्बेज वैल्यूज़, मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, बेहतर यही रहेगा, ठीक है। मैंने फ्लोट और ऐसे लिख दिया, ऐसे भी अलाउ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको रन करूँ तो अब आई थिंक सक्सेसफुली रन हो जाएगा जी। और भाई क्या इशू है तेरे को, क्या इशू है, क्या इशू है? हाँ, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा ना, तो शायद इसलिए एरर दे रहा है। तो अगर मैं आप देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करना है, नेम में मैंने कहा नेम में रख दो obj डॉट नेम रख दो, ठीक है। इस सब्जेक्ट का नेम रख दो। अब ये क्या है, ये कैसे हम डायरेक्टली ऐसा एक्सेस कर पा रहे हैं इसको, मैंने आपको बताया जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास के अंदर बना हुआ ना, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे इनको भी डेटा टाइप्स के साथ छोड़ दिया था, अब इसको भी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की डेटा टाइप्स के साथ छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस भेजा है, ठीक है। अब आगे के मैंने क्या किया, मैंने कहा रोल नंबर को कॉपी कर दो हमारे राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट के रोल नंबर में, रोल नंबर इसको कॉपी कर दो हमारे इस वाले रोल नंबर में, ठीक है। तो जो वैल्यू इसको पास होगी वो इसके पास भी आ जाएगी। तो ये सिंपल कॉपी कर रहा है, बिटवाइज कॉपी, इसको हम बिटवाइज कॉपी भी बोलते हैं। CGPA इज इक्वल टू, मैंने कहा OBJ ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया उसके रोल नंबर में, उसके CGPA में इसको क्या कर दो, कॉपी कर दो। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट ठीक आएगा, तो क्योंकि हमने अपना कोड लिखा है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ठीक नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ठीक आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ओके। तो इस तरह भी कॉल होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ फ़िलहाल, इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को मैं जस्ट यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, तो फिर क्या होगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे आपके पास वार्निंग आ चुकी है किस्म की शायद, ठीक है, वार्निंग होगी। रिटर्न क्या कह रहा है, रेफरेंस टू द कोर कैर स्टैटिक्स, और उसके बाद एक और हमने इसको जस्ट डिक्लेयर कर दिया है, आउटर द क्लास डिफाइन नहीं किया। तो इस तरह की हमारे पास लिंकर एरर भी आ सकते हैं, उससे भी अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, कॉपी कंस्ट्रक्टर, सॉरी हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, लेकिन हमने करना इसको था, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ इस पूरे को और इसको भी कर दूँ, तो इस केस में भी इसको एरर आएगा, ठीक है, और वार्निंग आएगी। क्या वार्निंग आएगी, देखो यहाँ पे क्या आया, कांस्टेंट स्टूडेंट कॉन्स्ट रेफरेंस, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन को क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। अगर मैं इसको भी कर दूँ तो हमारा अब कंपाइलर इम्प्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, वर्क कर जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारा कंपाइलर अपना इम्प्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क कर जाएगा और हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट ही आएगा। लेकिन अगर हमने अपना लिखा है ना, देखो मेरे पास एरर क्यों आ रहा था पहले, क्यों नहीं हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी, देखो मैं यहाँ पे इसको करूँ, अगर क्यों नहीं आ रही थी, वो इशू ये था क्योंकि हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख लिया था। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा था, इनकी डेफिनेशन नहीं दे रहा था। तो उस केस में क्या हो रहा था, सिर्फ मेरे पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है ना उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी, और जो ऑब्जेक्ट 2 है जिसको मैंने कॉपी किया ऑब्जेक्ट 1 से, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो ये इस तरह का एरर भी आ सकता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। तो अवॉइड करना है, हम अगर अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर चुके हैं तो हमें अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना ही लिखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब इन केस अगर हमारे पास डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो जाए, अब यहाँ पे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर सही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर सही वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे पास इशू भी आ सकते हैं। अब इशू वो क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, हमारे पास यहाँ पे इसके इशू होते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी। हमारा कंपाइलर शैलो कॉपी कब करता है, जब हम ऐसे सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दें और बिट वाइज
मतलब मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर देना उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैलो कॉपी। और इसके ऊपर भी शैलो कॉपी ही चली है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट assigning the value of an object with the pre-existing object, तो क्या हो गया, शैलो कॉपी चली और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है। अब अगर हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट है ना, तो हमें इशू आने वाले हैं। ठीक है। मैंने क्या कहा, डायनेमिकली क्या मतलब, इसका, देखो मेरी बात सुनो। हमारे पास नेम क्या है, किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का। मैंने कहा नेम को कर दो न्यू कैर। अब मैं इसको क्या, इसकी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवा सकता हूँ? जी हाँ, मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि वो किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का। मैंने आपको 7th लेक्चर के पहले पार्ट में बता दिया था किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का। ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल वैल्यू दे दूँ 10, अब ये कितने लेंथ लेगी 10 की, लेकिन मैं चाहता हूँ जो यूज़र यहाँ पे एंटर करे ना, उसी के मुताबिक लेंथ ले। तो आपको मैंने एक लेंथ वाला फंक्शन बताया था। मैंने कहा लेंथ निकाल लो, STRLEN। ठीक है, मैंने कहा लेंथ निकाल लो। उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है, हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग को। ठीक है, सी स्ट्रिंग को यूज़ करना पड़ता है, या स्ट्रिंग डॉट एच या सी स्ट्रिंग। मैंने कहा इस जो हमारे पास यूज़र यहाँ से नीचे से जब इसको कॉलिंग के टाइम पे कोई वैल्यू भेजेगा ना, उसकी लेंथ निकाल लेना, उसकी क्या कर लेना, लेंथ निकाल लेना, और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना, और मैं उसकी लेंथ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ईजी। उसकी क्या करना, उसकी लेंथ निकाल लेना। उस जो यूज़र यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तैमूर भेजा ना, आप तैमूर के अंदर कितने स्पेलिंग्स हैं, मेरे नाम के अंदर 7 है, तो ये 7 यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, और इनिशियली हमारा कंपाइलर यहाँ पे 7 ले रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसको एलोकेट करवा सकते हैं, ताकि हमें फिक्स्ड वैल्यूज़ रेंजेस का इशू ना बनता रहे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 7 दे दें और यूज़र हमारा 7 से ज़्यादा नंबर एंटर कर दे, 7 से ज़्यादा कैरेक्टर एंटर करते, तो वहाँ पे इशू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यूज़र डिफाइंड साइज़ की टाइप की डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवा ली है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कहा लेंथ, और वो कहाँ पे ली, मैंने यहाँ पे ली है यूज़र डिफाइंड। अब मैं यहाँ पे +1 लिख देता हूँ। मैंने +1 क्यों लिखा, +1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में बताया था, हमारे पास लास्ट पे क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर अरेज में हमारे पास लास्ट में क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। क्या होता है, नल कैरेक्टर। उसको हम क्या करते हैं, \0 से टर्मिनेट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था \0 से टर्मिनेट करते हैं। हम यहाँ \0 कैसे यूज़ करें, कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे +1 लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे +1 लिख देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ को यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, लेंथ की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी अलाउ है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया कि सेपरेटली यहाँ पे लेंथ ले लिया, और जो लेंथ को मैंने स्टोर कर लिया एक लेंथ वाले वेरिएबल के अंदर, लेंथ मैंने इसका नाम रख दिया, और मैंने यहाँ पे इसको सिंपल वो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एलोकेट करवाने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली अब हम आपको मैंने बताया था कि हम कैरेक्टर अरे को असाइनमेंट के थ्रू नहीं करवाते, लेकिन ये कैरेक्टर पॉइंटर है, ये बात याद रखना। हम क्या करते हैं, असाइनमेंट के थ्रू नहीं करवाते, असाइनमेंट के थ्रू नहीं करवाते। मैं यहाँ पे फ़िलहाल सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, हम असाइनमेंट के थ्रू नहीं करवाते। मैंने क्या कहा था आपसे, हम यूज़ करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। क्या चीज़, मैंने कहा STRCPY, स्ट्रिंग कॉपी। ये वही काम कर रहा है जो नीचे वाले हम काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, क्या काम कर रहा है ये, मैंने कहा नेम को इक्वल n को इक्वल कर दो नेम के। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम जो हमारी क्लास का मेंबर था उसमें क्या रख दो, n को रख दो। सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, तो ये सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे क्या करता है, हम कैरेक्टर एरे पॉइंटर टाइप की यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि हम उसके अंदर नेम को यूज़ कर लें। ओके, ठीक है, आपको आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, स्टूडेंट std1 लिखा मैंने, और अब कंस्ट्रक्टर भी 2 तरीके से कॉल होता है। एक ऐसे, दोबारा यहाँ पे स्टूडेंट लिख दो, और हमारे जितने भी क्लास के मेंबर थे उनको यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दो, 21 फॉर एग्जांपल, और 0 फॉर एग्जांपल 3.9। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, वो ये है ऐसे, वही सिंपल काम जो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे भी हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टूडेंट std2 लिख दिया, इसको इनिशियलाइज करवा दिया std1 के साथ। यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड।
ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैं यहाँ पे एक इसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, जो मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा है यहाँ पे मैंने कहा सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या इसके अंदर क्या लिख दिया था स्टेटमेंट के अंदर, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ पे क्या कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये वाला सॉरी किधर गया, ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे क्या कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके हैं, एक ऐसे स्टूडेंट को नाम ऑब्जेक्ट दे के उसको असाइनमेंट दे के और फिर दोबारा क्लास का नेम लिख के स्टूडेंट, और दूसरा तरीका क्या है, हम सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं। तो आप फिलहाल ऐसे ही करो, ठीक है। यहाँ पे पहले नंबर पे क्या कॉल हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और दूसरे नंबर पे क्या कॉल हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने लिखा नहीं, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो एमसीक्यूज़ में आता है, आप लोगों से अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कर लिया, हमने उसका कोड लिखा, सेपरेटली लिखा, ठीक है। क्या आ गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवा दी। यहाँ पे हम जब भी कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे ना, तो उसकी मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करवाएंगे, कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। और हमारे पर ये फ़र्ज है, अगर हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवा लिए तो हम उस क्लास का डिस्ट्रक्टर लिखें, उस क्लास के डिस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करें, उस क्लास के डिस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करें, मेमोरी को डी एलोकेट करवा दें। कैसे हम करवाते हैं, डिलीट नेम, किसके लिए करवाई थी हमने, नेम के लिए करवाई थी ना, कैरेक्टर पॉइंटर और अरे टाइप का कितनी करवाई थी, उसके लेंथ के मुताबिक ही हमने करवा दी थी। और हमने कहा इसको डिलीट भी कर दो, ठीक है। तो ये होता है बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट गुड प्रोग्रामर क्या करता है, अगर आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाई है ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आप बेस्ट प्रैक्टिस क्या होंगी, डिस्ट्रक्टर के अंदर उसको डी एलोकेट करवा दो और उसको करवा दो नेम को नल कर दो, ठीक है। इन केस ऑफ पॉइंटर टाइप ऑफ एरेज, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये इस तरह हम करते हैं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस्ट प्रैक्टिस हमने कर ली। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। दोबारा देखो यहाँ पे, अगर हम देखना चाहें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, फिलहाल मैं नेम को नल नहीं रखता, फिलहाल अब इसको ऐसे ही रहने दो। अगर इसको रन करूँ तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, तो हमारे पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं मेरे ख्याल से, रिटर्न वैल्यू कुछ देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे सेट नेम का, सेट नेम का, उसके अंदर मैं कैरेक्टर स्टैटिक्स एन भेज देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वॉइड, इसको कॉल कर लेता हूँ स्टूडेंट सेट नेम, मैंने कहा कैर स्टैटिक्स एन, ठीक है। और मैंने कहा strcpy नेम में रख दो एन रख दो, ठीक है। जस्ट सिंपल ऐसे कर लिया मैंने, स्ट्रिंग कॉपी कॉल कर लिया, बजाय इसके मैं लिखता नेम इक्वल्स टू एन, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग कॉपी को कॉल कर लिया, ओके। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, मैंने कहा std1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करो, फिर मैंने कहा std2 डॉट डिस्प्ले को कॉल करो। अब अगर मैं इस केस में अगर इसको रन करूँ तो क्या होगा, आपको पता है कॉपी होगी बिटवाइज, ठीक है। बिटवाइज कॉपी होगी, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। देखो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसने क्या कर लिया, इसकी चीज़ को इन चीज़ों को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। इन चीज़ों को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ओके। अब देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा मेरे पास जो स्टूडेंट 2 है ना, स्टूडेंट 2 उसका नेम चेंज कर दो यार। मैंने कहा स्टूडेंट 2 का सेट नेम कॉल कर लो, ठीक है। मैंने कहा उसका नेम जो है ना अहमद रख दो, बजाय इसके तैमूर मैंने उसका नाम अहमद रख दिया। मैंने कहा स्टूडेंट 2 को कॉल कर लो दोबारा, ठीक है। पहले इसका नेम क्या था, स्टूडेंट 2 का तैमूर था, दूसरी टाइम मैंने उसका नेम चेंज कर दिया, आप क्या रख दिया,
अहमद रख दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, देखो पहले इसका नाम क्या था, तैमूर था, और दूसरे स्टूडेंट का मैंने नेम चेंज किया तो क्या हो गया, अहमद हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम किसका चेंज किया है, स्टूडेंट 2 का, ठीक है, स्टूडेंट 2 का। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 के डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट 1 के डिस्प्ले को। अब उस केस में क्या होगा, मैंने नेम चेंज किया है स्टूडेंट 2 का, और स्टूडेंट 1 के नेम को मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूँ, मैंने कहा मैंने नेम चेंज किया स्टूडेंट 2 का, मैंने स्टूडेंट 1 के नेम को कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट 1 का नेम भी चेंज हो गया। क्या हो गया, स्टूडेंट 2 का नेम मैंने चेंज किया था, लेकिन क्या हो गया, स्टूडेंट 1 का नाम भी चेंज हो गया। दोबारा देखो यहाँ पे गौर से, मैंने नेम किसका चेंज किया है, मैंने नेम किसका चेंज किया, दोबारा देखो यहाँ पे स्टूडेंट 1 का किया ना, स्टूडेंट 2 का, लेकिन स्टूडेंट 2 के नेम चेंज करने के बाद मैंने इसको डिस्प्ले किया, चल गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे स्टूडेंट 1 का भी नेम चेंज हो गया। ये क्या तरीका हुआ भाई, तो भाई हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, देखो बिहाइंड द सीन ये हो रहा है, आपके पास ये हीप एरिया है, आपके पास नेम क्या है, नेम पॉइंटर है, नेम पॉइंटर है, और ये ऑब्जेक्ट 2 है स्टूडेंट का, ये ऑब्जेक्ट 1 है। क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में होता है, सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसे होता है। ये क्या हो रहा है, शैलो कॉपी हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 क्या है, राइट हैंड साइड पे है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब ये क्या है भाई, एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमने तो अलग अलग बनाया ना, लेकिन हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया। यहाँ पे देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर, दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है डीप कॉपी। ये सब क्या है, ये क्या है, शैलो कॉपी। इसका सोल्यूशन क्या है, डीप कॉपी। शैलो कॉपी किसको कहते हैं, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हो, आप उसका करते हो मेंबर वाइज कॉपी कर देते हो, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेंबर वाइज कॉपी। नेम में रख दिया इस ऑब्जेक्ट का नेम, रोल नंबर में रख दिया इस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, सीजीपीए में रख दिया इस ऑब्जेक्ट का सीजीपीए, सिंपल, ठीक है। और सबसे पहला इशू ये होता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हो ना, आपको पता है डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हो, उस केस में भी इसको इशूज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दिया, और मैंने जो std2 है ना, std2 है, इसको मैंने किसी स्कोप के अंदर कॉल कर लिया। मैंने कहा यहाँ पे कॉल करो इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया std2। मैंने कहा std2 का सेट नेम भी यहाँ पे बनाओ और इसी स्कोप के अंदर बनाओ, ठीक है, ऐसे, क्योंकि वो स्कोप के अंदर लिमिटेड है ना, आउटसाइड द स्कोप उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने कहा उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करो, उसका सेट नेम करो और उसको डिस्प्ले करो, ठीक है। लेकिन होगा क्या, देखो अगर फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, आपको पहले बता दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, पहली वीडियो, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको। देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो फिलहाल तो ये ठीक चल रहा है। देखो मैंने इसको स्टूडेंट 1 को डिस्प्ले नहीं किया, क्या किया, स्टूडेंट 2 को डिस्प्ले किया। दोबारा बताओ, स्टूडेंट 2 को डिस्प्ले किया उसने, सिंपल इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाके स्टूडेंट 1 को भी डिस्प्ले कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब 1 में क्या होगा, 1 में चली जाएगी गार्बेज वैल्यू, 1 में क्या चली जाएगी, गार्बेज वैल्यू, नेम के पॉइंटर के अंदर। आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गई है, ये देखो गार्बेज वैल्यू आ गई है। ये क्या आ गई है, गार्बेज वैल्यू। बजाय इसके कि ये नेम प्रिंट करता, इसने क्या प्रिंट कर दिया, गार्बेज वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये हो क्या रहा है, आपको क्या पता है, आपको मैंने क्या बताया कि शैलो कॉपी कब होती है, जब आप कोई डिस्ट्रक्टर कॉल करते हो और असाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर गार्बेज वैल्यू चली जाती है। उस केस में जब आप बिट वाइज कॉपी करते हो, मेंबर बाय मेंबर कॉपी करते हो, उस केस में क्या होता है, शैलो कॉपी होती है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो बड़ा भाई प्रॉब्लम आ गई। इसका सोल्यूशन क्या है, आपने पहले क्या किया था, नाम चेंज कर रहे थे, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट का भी नाम चेंज हो रहा था, क्योंकि वो दोनों ही एक ही मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों एक ही मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रक्टर किसका कॉल किया, स्टूडेंट 2 का, तो स्टूडेंट 1 भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो स्टूडेंट 2, जो स्टूडेंट 1 था, वो ऐसे मेमोरी एरिया को पॉइंट आउट कर रहा है जो डी एलोकेट हो चुका है। क्या कर रहे हैं, जो डी एलोकेट हो चुका है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। आपका पॉइंटर ऐसे मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहा है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये आप लोगों ने 201 में अच्छे से पढ़ा होगा। आपका पॉइंटर ऐसे मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहा है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है।
जो कि इस केस में अलाउ नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डीप कॉपी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ये क्या होता है हमारे पास, जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ये हमारे पास राइट हैंड ऑब्जेक्ट होता है ना, राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक अपना इस कॉपी कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, बस इस नेम की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस नेम की, मैंने क्या कहा, इस नेम के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करवा लेता हूँ। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू, मैं फिलहाल वो पुराने वाले स्टेटमेंट यहाँ ले देता हूँ। ठीक है, पहले केस में क्या था, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं थी। ठीक है, मैंने कहा इस राइट हैंड साइड के लिए ना एक अलग से मेमोरी एलोकेट करवा लो। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू न्यू कैर, अब उतनी मेमोरी ही एलोकेट करवानी जो हमारा स्ट्रिंग लाइन फंक्शन लेगा, strlen। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, लेंथ निकाल के किसकी, इस obj डॉट नेम की, जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा obj डॉट नेम, ठीक है, और +1, बस ये हमारे पास है इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवा ली, और मैंने कहा strcpy में जो मैंने ऊपर किया हुआ था ना, यहाँ पे देखो नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मैंने कहा नेम में रख दो obj डॉट नेम को रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए अपनी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, इस सब्जेक्ट के लिए राइट हैंड साइड ऑपरेंड के लिए अपनी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। अब ये जो है ना, ये वाला, इसके लिए अपनी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में भी ये एक दूसरे को एक मेमोरी एरिया को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होंगे। अब देखो, अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, इसके लिए मैंने अपनी मेमोरी एलोकेट करवा दी है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास अब गार्बेज वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास गार्बेज वैल्यू नहीं आ रही, वो सिंपल वैसे ही प्रिंट कर रहा है जो प्रिंट करना चाहिए था इसको, देखो। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा एक और इशू मैंने बताया आपको, एक नेम चेंज करें तो दूसरा भी चेंज होएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ना, अब उसकी मेमोरी डीएलोकेट हुई है, ना कि इसकी। ठीक है, क्योंकि पहले केस में क्या था, दोनों एक ही मेमोरी एरिया को पॉइंट आउट कर रहे थे। मैंने इसके लिए, इस राइट हैंड ऑपरेंड के लिए क्या कर दिया, इसकी अपनी मेमोरी एलोकेट करवा दी और उसको वहाँ पे पॉइंट आउट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास नेम का जो मेंबर था वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब इसको नल भी रख दो तो कोई इशू नहीं है, पहले इशू आ रहा था, अब कोई भी इशू नहीं आ रहा, आपके सामने क्या आ गया, वैसे ही प्रिंट हो गया। अब एक और इशू बताया था मैंने, वो क्या था, आप पहले ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करते हो तो दूसरे का भी हो जाता है वो। ठीक है, वो भी यहाँ पे अब नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया, student1 को फॉर एग्जांपल, देखो मैं किसी का भी नेम चेंज कर लूँ ना, तो वहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं देखो यहाँ पे क्या किया, student2 का डिस्प्ले मेथड पहले मैंने कॉल कर लिया, फिर मैंने कहा student1 का डिस्प्ले मेथड भी कॉल करता हूँ। दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तैमूर दोनों में आना चाहिए। ठीक है, तैमूर दोनों में आएगा, देखो दोनों में आ रहा है। ओके, अब मैंने क्या किया, student2 का, नीचे जाकर देखो मैंने चलो मैंने कहा student1 का सेट नेम कॉल कर दो अहमद, मैंने कहा फिर std1 का डिस्प्ले मेथड कॉल कर दो, std2 का दोबारा कॉल कर दो। अब दोनों के नेम डिफरेंट होने चाहिए, मैंने std1 में चेंजिंग की है, 2 में चेंजिंग नहीं की, तो देखो इस केस में ये भी इशू नहीं आ रहा। ठीक है, इस केस में ये भी इशू नहीं आ रहा। देखो आपके सामने आउटपुट में क्या आया, अहमद तो चेंज हो गया, लेकिन तैमूर वैसे का वैसे ही है। लेकिन अगर हम ये लाइन स्किप करते हैं ना, ये वाली लाइन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर गई ये वाली लाइन, डीप कॉपी वाली लाइन, इसको हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, स्किप करते हैं दोनों को, अब क्या होगा, दोबारा वही इश्यूज आ जाएंगे आपके पास, शैलो कॉपी के इशू। अब हमने चेंजिंग किस में की है, 1 में, 2 में भी चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, चेंजिंग हमने किस में की है, 1 में, देखो हमने 1 में चेंजिंग की थी, लेकिन 2 में भी चेंजिंग हो गई, 2 में भी अहमद आ गया। और यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ मतलब कुछ डेंगलिंग रेफरेंस के इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। देखो रिटर्न वैल्यू कुछ अजीब सा ही लिखा आएगा, फिलहाल तो नहीं आ रहा, मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जिट ही नहीं कर रहा सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस राइट हैंड ऑपरेंड के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करवा दी और उसको वहाँ पॉइंट आउट करवा दिया। उसको मैं दोबारा कमेंट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, इसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करवा दी और उसको वहाँ पे पॉइंट आउट करवा दिया, और इस केस में हमारा कंपाइलर इसको चला रहा है और हमारे पास कोई डेंगलिंग रेफरेंस के पॉइंटर के इश्यूज भी नहीं आ रहे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब इस केस में हो क्या रहा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम पड़ा हुआ है यहाँ पे भी नेम पड़ा हुआ है, ये वाला नेम अब ऑब्जेक्ट 1 को रेफर कर रहा है इस केस में डीप कॉपी में, और ये वाला नेम ऑब्जेक्ट 2 को रेफर कर रहा है।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। जब आपके पास कंस्ट्रक्टर के अंदर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट है ना, तो आपको ये अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते वक्त उस राइट हैंड ऑपरेंड के लिए, ये वाली ऑब्जेक्ट डॉट नेम लेंथ के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी। उस केस में आपको ये बख्शेगा, अदरवाइज ये बहुत सारे इशू करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो ये सारा लेक्चर इसी बेस के ऊपर ही है। अब आप जाके सिंपल ये वाला जस्ट इनको रीड कर लीजिएगा और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो पहले वही है, पहले एक ही नेम को प्रिंट कर रहा था, अहमद को, एक दोनों ही एक ही रेफरेंस को रेफ़र कर रहे थे। ठीक है, आगे जाके हमने क्या किया, डीप कॉपी लिखी। फिर क्या किया इन लोगों ने, देखो ये भी अहमद को रेफ़र कर रहा है, ये भी अहमद को रेफ़र कर रहा है। अब आगे जाके क्या किया है, आगे जाके लेक्चर नंबर 9 में आगे जाके इसने क्या कर दिया, शैलो कॉपी, हीप में इशू आ गए। ठीक है, सब कुछ देखो दोनों एक ही नेम को रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जब कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने अपना लिख लिया तो क्या हो गया, देखो इररिलेवेंट एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया था, जब डिस्ट्रॉय होगा, जब क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ पे इररिलेवेंट एड्रेस जो होगा इसके पास। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा, ये फिलहाल तो पुराना ही चल रहा है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, अपना ये वाला ऑब्जेक्ट इसको रेफ़र कर रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट इसको रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डैंगलिंग पॉइंटर के रेफरेंस के इश्यूज भी नहीं आएंगे और हमारा कंपाइलर सक्सेसफुली इसको रन करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर कहता है हमारे इस केस में अगर हमारे पास डायनामिकली मेमोरी एलोकेट है ना, अगर हमारी क्लास के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो शैलो कॉपी पर फाइन जो है ना उसके ऊपर अगर हमारे पास सॉरी क्लास के अंदर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट नहीं है ना, तो हमारे पास शैलो कॉपी सही वर्क कर जाएगी। लेकिन हमारे पास अगर किसी डेटा मेंबर की, हमारे पास पहले नेम था ना, उसकी हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवा लिया, उस केस में क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर डीप कॉपी लिखनी पड़ेगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ नॉर्मली यूज्ड टू परफॉर्म डीप कॉपी। ठीक है, हमेशा, फिलहाल तो हम वैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते नहीं है ना, लेकिन हमेशा वो किस लिए यूज़ होता है, डीप कॉपी। इफ़ वी डू नॉट मेक अ कॉपी कंस्ट्रक्टर देन द कंपाइलर परफॉर्म्स शैलो कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी परफॉर्म्स बिट वाइज कॉपी, मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जब हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाई है तो ये ज़रूरी है हम डिस्ट्रक्टर के अंदर उसको फ्री करें। ओके, ये टिल्डे साइन के साथ यूज़ होते हैं। और ऐसे देखो अगर नेम एलोकेट है तो उसको डिलीट कर दो, सिंपल वही काम कर रहा है। ओवरलोडिंग क्या होती है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकते, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकते। ओके, सीक्वेंस ऑफ कॉल्स क्या होता है, अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको, कंस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। लेकिन इनका सीक्वेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इन द सीक्वेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे देख लो, एक और बताता हूँ आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया ना, फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी कंस्ट्रक्टर की तरह मेरा ये रहा कंस्ट्रक्टर, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लास्ट पे लिख दिया सी आउट नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, और मैंने डिस्ट्रक्टर के अंदर एक और कोड लिख दिया, मैंने कहा डी एलोकेट करने से पहले मैंने कहा सी आउट नेम डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट std1 क्रिएट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, तैमूर नाम रखा, मैंने कहा इसका नाम रखो जी, इसकी एज रख दो, सॉरी इसका रोल नंबर है 21 और इसका 3.9 CGPA है। ओके, तो मैंने स्टूडेंट एक और क्रिएट किया std2, यहाँ पे मैंने रख दिया अहमद नाम इसका, फॉर एग्जांपल 26 एंड देन 3.9। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होता है आपको पता होना चाहिए। पहले तैमूर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर अहमद का कंस्ट्रक्टर कॉल, और डिस्ट्रक्टर किस तरह कॉल होगा, पहले नीचे वाले का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ऊपर वाले का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं इसको रन करूँ, देखो गौर से देखना, वीडियो लंबी हो जाए तो भाई ज़्यादा इशू नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो पहले क्या हुआ, तैमूर कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर क्या हुआ, अहमद कंस्ट्रक्टर कॉल, लेकिन अहमद का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ,
फिर तैमूर का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है वो कि कंस्ट्रक्टर्स आर एंड डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इन द सीक्वेंस इन विच ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर्ड। कंस्ट्रक्टर उसी सीक्वेंस में कॉल होते हैं जिसमें वो डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी सी आउट स्टेटमेंट लिख दी। देखो मैंने यहाँ पे इसके अंदर नेम और मैंने कह दिया कंस्ट्रक्टर कॉल। जो नेम यहाँ पे यूज़र प्रेस एंटर करेगा वही इसको साइन हो जाएगा और उसी के मुताबिक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया तैमूर अहमद। और उसी केस में देखो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के अंदर भी जाके मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर नहीं दे सकता, ना ही ये पैरामीटर्स लेते हैं और ना ही ये ओवरलोड होते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया नेम डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ओके। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो भाई आप लोगों ने कोई इशू नहीं क्रिएट करना, क्योंकि वीडियो लंबी हो भी जाए तो मैंने आपके सारे इतनी मेहनत से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यहीं तक थी हमारी वीडियो। उसके बाद हमारे पास एक्सेसर फंक्शन है, ये आपको पता है। गेटर सेटर फंक्शन है, ये देखो सेट रोल नंबर ये पहले चेक कर रहा है। मैंने सब कुछ आपको जो वीडियो प्रेफर की थी वहाँ पे बताया हुआ। गेट रोल नंबर है, गेट नेम है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला चैप्टर हमारे पास दिस पॉइंटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। मैं आपको दिस पॉइंटर बता रहा हूँ। तो आई होप गाइस गुड प्रैक्टिस क्या है, नेवर रिटर्न अ हैंडल, ओके, ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। आई होप आपकी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लंबी हो जाए बार बार बता रहा हूँ, इशू मत बनाइएगा। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।